ओके, तो जो हमारा टॉपिक है वो द नॉर्दर्न प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने 3 नदियों के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, प्लेन है, उसके बारे में डिस्कस करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो 3 मुख्य जो नदियां हैं वो हमारे सामने है, जिसमें इंडस रिवर है, ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जैसे हमने रीजनल डिवीजन हमने किया था, रीजनल डिवीजन के अंतर्गत या क्षेत्रीय विभाजन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत हमने सिंधु नदी के द्वारा जो मैदान है, गंगा नदी का मैदान है और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है, उनको रीजन्स में डिवाइड किया था। जैसे राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और गंगा का मैदान था। गंगा के मैदान को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हमने। 3 पार्ट्स थे गंगा के मैदान के, जिसमें अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन, ये 3 हमने डिवीजन किए थे। उसके साथ में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया मैदान था उसको ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहा गया। इतना हमने कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अच्छे से, एक सेकेंड। हाँ, ये आ गया। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हमने कर लिया था। विजिबल है ना सभी को, दिख रहा है क्या आप सभी? ओके ओके। फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। 2 स्लाइड इसमें मैंने ऐड की है, जिसमें 50 मिलियन ईयर्स एगो जो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट है, भारतीय प्लेट और जो एशियाई प्लेट थी, दोनों के आपस में टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था, जैसे, ठीक है। और जो हिमालय का निर्माण हुआ वो हुआ 20 मिलियन ईयर्स एगो, 20 मिलियन ईयर्स एगो। हिमालय से निकलने वाली नदियों के माध्यम से, जो हमारी सेकंड स्लाइड है इसमें दे रखा, जैसे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन, जो डिप्रेशन बना था किसके द्वारा, 2 प्लेटों के टकराने से जो गर्त बना था वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, यहाँ पर स्पेलिंग गलत दे रखी है ग्रेजुअली की, तो धीरे धीरे गोट विद filled with deposition of sediments by the river flowing from the mountains। तो ये जो हिमालय के द्वारा निकलने वाली 3 मुख्य नदियां थी, उनकी सहायक नदियां थी, उनके द्वारा या उनके जो सेडिमेंट्स थे उनके जमाव से, जमाव कहाँ पर हुआ, डिप्रेशन में। जो डिप्रेशन पड़ा था दोनों प्लेटों के, जो भारतीय प्लेट थी और एशियाई प्लेट थी, दोनों के टकराने से जो गर्त बना था, जो डिप्रेशन बनी थी, जो खाई बनी थी, उसको इन तीनों नदियों और इन तीनों नदियों की मुख्य सहायक नदियों ने भरा, जिसके कारण द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का निर्माण हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स या ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। उसके बाद है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया या ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिकली वी कैन डिवाइड ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया इनटू मेजर 3 रीजन, द भाबर, तराई, एलुवियल प्लेन्स। 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, भूआकृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। भाबर का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है और एलुवियल प्लेन्स है। एलुवियल प्लेन्स को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बांगर और खादर। तो ये जो हमारी फीचर्स हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, इनको हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है भाबर। इसमें 2 स्लाइड आपको दिख रही है। भाबर का रीजन भी दिख रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे पेबल्स दिख रहे हैं, कंकड़ पत्थर जिसको हम बोलते हैं। तो जब हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की बात करें, ये पहला पॉइंट है, रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन द भाबर बेल्ट इज अराउंड 8 to 10 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसकी जो लंबाई है वो 8 से 10 किलोमीटर है। ईस्ट साइड ऑफ दिस डिवीजन इज नैरो, पूर्व में ये नैरो है, और जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है, उसमें ये क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो जो पूर्वी भाग है इसका, भाबर का, वो नैरो है, और जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, वाइड है। उसके बाद ये सिंधु नदी से लेकर, जो बांग्लादेश में तीस्ता नदी है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में ये जो बेल्ट है ये पूरी की पूरी फैली हुई है। द डिवीजन कॉन्स्टिट्यूट कोर्स रॉक्स एंड पेबल्स इन हाई इंटेंसिटी। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी कि ये जो भाबर का क्षेत्र है ये सबसे ऊपर वाला क्षेत्र होता है, जहां पर नदियां कंकड़ और
पत्थर मैक्सिमम जमा करती हैं। इसलिए यहाँ पर जो नदियां हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं, क्योंकि जो नदियां हैं वो नीचे से बहना शुरू कर देती है कंकड़ और पत्थरों में। तो ये इसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। मोस्ट ऑफ द एरिया अंडर दिस लैंड इज ड्राई, एक्सपीरियंसिंग लाइट टू मीडियम शॉवर्स। तो यहाँ पर बारिश भी लाइट टू मीडियम होती है। और जो क्रॉप कल्टीवेशन है या एग्रीकल्चर की दृष्टि से हम बात करें तो ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, भाबर का क्षेत्र है, वो अनसुटेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर कंकड़ और पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो एलुवियल प्लेन है वो, या फिर जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, वो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। ज्यादा मात्रा में कंकड़ पत्थर होने के कारण ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए अनसुटेबल माना जाता है। द बाबर, जैसे स्लाइड में इसमें दे रखा है, द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जब माउंटेन से नीचे की ओर उतरती है, डिपॉजिट पेबल्स। तो जो कंकड़ पत्थर हैं वो एक नैरो, एक जो कम चौड़ी जो बेल्ट है, पेटी है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 16 किलोमीटर के बीच में है। तो वो जो शिवालिक की जो ढाल है उसके साथ में जो बेल्ट पाई जाती है उसको भाबर, क्योंकि जो शिवालिक माउंटेन है वो क्या है कि सदर्न माउंटेन उनको कहा जाता है शिवालिक को। दक्षिणी पर्वत श्रृंखला बोल लो, दक्षिणी हिमालय बोल लो, या फिर आउटर हिमालय बोल लो, तो शिवालिक के नीचे ही जो शिवालिक की ढलाने हैं, वहीं से भाबर रीजन, भाबर का जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा द तराई, तराई रीजन है। तराई नाम से ही स्पष्ट है कि तराई का मतलब क्या हो गया, जहां पर पानी की अधिकता हो। तो तराई ये मार्शलैंड है, भाबर के दक्षिणी दिशा में, या भाबर का जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में पाया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है। आवाज आ रही है ना मेरी, सुन पा रहे हो? जार हो रही है बीच बीच में, वैसे ठीक भी हो जाती है। ओके ओके, आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना अच्छे से? यस ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई भी क्वेरी होगी या प्रॉब्लम होगी। तो द तराई, तराई रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर पानी की अधिकता पाई जाती है। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में ये स्थित है। 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये मैदान है। भाबर की जब हम बात करें तो ये जो तराई रीजन है वो ज्यादा डेंस पाया जाता है, ठीक है, भाबर के अलावा की अपेक्षा, क्योंकि भाबर में क्या है कि जो कंकड़ और पत्थर है उनकी मात्रा ज्यादा मिलती है। और जो ईस्टर्न पार्ट है तराई का, वो जो ब्रह्मपुत्र नदी का है, वहां पर मैक्सिमम रेनफॉल देखी जाती है। इट फीचर सम अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स ऑफ द भाबर डिवीजन। तो भाबर के क्षेत्र में जैसे मैंने बात की कि कंकड़ पत्थर होने के कारण जो नदियां वो विलुप्त हो जाती है, मतलब अंडरग्राउंड या नीचे से बहना शुरू कर देती हैं। तो वो नदियां जो नीचे से बह रही थी भाबर के क्षेत्र की, वो तराई रीजन में दोबारा निकल आती है, क्योंकि तराई रीजन में कंकड़ और पत्थर की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही न के बराबर होती है। तो इसीलिए जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स है वो बाहर निकलना शुरू कर देती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स फॉलोइंग इन दिस रीजन सच एज उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। एक्चुअली क्या था कि पहले वनस्पति ज्यादा पाई जाती थी भाबर के इसमें, सॉरी, तराई के क्षेत्र में, क्योंकि पानी की अधिकता थी। और जो अंडरग्राउंड नदियां थी जो भाबर के क्षेत्र में बह रही थी वो सामने आ जाती थी, जिसके कारण दलदल बहुत ज्यादा होता था। लेकिन वर्तमान समय में जैसे जैसे लैंड यूज में चेंज हुआ, जो लैंड कवर है वो लगातार चेंज होता गया। चेंज होने के कारण क्या हुआ कि जो तराई रीजन है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट उसको कर दिया गया है। जैसे सेकंड स्लाइड, हमारी सेकंड स्लाइड में दे रखा है, नैरो बेल्ट ऑफ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन टू द साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। तो भाबर के क्षेत्र के दक्षिण में वेट, जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा हो, स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन अर्थात दलदली क्षेत्र। तो भाबर के क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है, जो दलदली क्षेत्र है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर है, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तराई रीजन हो जाएगा। क्लियर कर रखा है कि दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, बट फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड। तो पहले की बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्ट रीजन बहुत ज्यादा था, वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा थी। लेकिन वर्तमान में ह्यूमन पॉपुलेशन के लगातार बढ़ने के कारण ये जो तराई रीजन है इसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है एलुवियल प्लेन्स। जैसे हमने
डिवीजन देखा था अभी, जियोमॉर्फिक डिवीजन, उसमें 3 पार्ट्स थे, भाबर, तराई, तीसरा एलुवियल प्लेन्स। तो द एलुवियल प्लेन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। तो 2 प्रकार है इसके, बंगर एंड खादर, बंगर और खादर। तो सबसे पहले हमारा बंगर आता है। बंगर के अंतर्गत कंप्राइजिंग डार्क कलर मैसिव ह्यूमस एंड प्रोडक्शन एलुवियल सोयल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी के जो डिपॉजिट्स हैं, जो अवसाद हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ह्यूमस की मात्रा बहुत अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। डार्क कलर में ये जो रीजन है वो डार्क कलर की सोयल यहाँ पर पाई जाती है। द सोयल ऑफ द बंगर इज क्ले जो सोयल है वो यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें जो लाइम है, जो चूने का पत्थर, उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। एक्चुअली क्या है कि जब हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो बंगर रीजन कौन सा आता है? वो रीजन है, वो क्षेत्र है जहां पर जो नदियां हैं, वो नदियों का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता। ये प्राचीन जलोढ़ का मैदान है, या प्राचीन बाढ़ का मैदान है, जहां पर जिसकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा होगी, जिसके कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष पानी नहीं पहुंच पाता बाढ़ का। और जो खादर रीजन होगा, वहां पर हर साल नई मिट्टी क्या होती है? बनती जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल नदी के किनारे का रीजन होता है, जहां पर बाढ़ का पानी हर साल नई मिट्टी को जमा करता है। इट हैज 2 रीजनल वेरिएशन। बंगर की हम बात कर रहे हैं, 2 क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। द भुड़ फॉर्मेशन इन गंगा एंड यमुना, जो गंगा और यमुना के का जो दोआब है, वहां पर जो रीजन है, वो जो क्षेत्र है, उसको भुड़ के नाम से जाना जाता है। एंड द बरिंद प्लेन इन द बंगाल डेल्टा, और वही जो भाग है जो पश्चिम बंगाल में जो डेल्टाई भाग है, उसको बरिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये बंगर का पार्ट है, दोनों के दोनों, बरिंद प्लेन और जो गंगा यमुना दोआब है, जिसको भुड़ के नाम से जाना जाता है। ये बंगर की 2 विशेषताएं या रीजनल वेरिएशंस हैं, अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। It constitutes minor traces of alkaline and saline efflorescence denoted with names such as खल्लार, भुड़ और रे। ये कल्लार, भुड़ और रे, ये क्या है? ये कलर है अलग अलग। जैसे जहां पर जो बंगर रीजन है, वहां पर लगातार क्या हुआ कि इरिगेशन के माध्यम से जो एग्रीकल्चर की गई, वो जो लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाइटिश लेयर वहां पर बन गई, जिसको रे और कल्लार के नाम से जाना जाता है। ये है मेन जो रीजन है, ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में। तो यहाँ पर ये बंगर का ही रीजन माना जाता है, उसको बंगर का ही क्षेत्र माना जाता है। दिस आल्सो कंटेन्स द फॉसिल रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो बाढ़ का मैदान प्रतिवर्ष आता था, जिसके कारण इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, और ये उससे अलग हो गया। तो यहाँ पर ये जो अवशेष हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, वो भी पाए जाते हैं। ओल्डर एलुवियम ऑफ द प्लेन्स, इसको माना जाता है। कंकड़ एंड क्ले आर फाउंड इन द सोइल, कंकड़ भी मिलते हैं, और जो क्लेई सोइल है, जो हमारी चिकनी मिट्टी है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। लेस फर्टाइल है, ये फर्टाइल नहीं होती, लेकिन इरिगेशन के माध्यम से इसको फर्टाइल कर दिया गया है। जो पेस्टिसाइड्स हैं और इरिगेशन, उसके द्वारा इसको फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो क्षेत्र है वो नदी से दूर पाया जाता है। 2 रीजन हमने बात की, बांगर और खादर। खादर की हम अलग बात करेंगे अभी दोबारा। तो बांगर वो क्षेत्र है जो नदी से दूर पाया जाता है, इसीलिए नदी का जो बाढ़ का मैदान है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, जो बाढ़ का पानी है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा खादर, ओकेजनली नोन एज फ्लड प्लेन। तो जो खादर है उसको बाढ़ का मैदान कहा जाता है, और इंटेंस एलुवियम डिपॉजिट्स यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब गहन मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में जो जलोढ़ के अवशेष हैं, अवसाद है, वो यहाँ पर पाया जाता है। खादर की एक विशेषता ये है कि इसमें पोरोसिटी होती है, या पोरस ये मिट्टी है, जो पानी है वो आसानी से नीचे चला जाता है इसमें। और जो इसका कलर है वो लाइट है, बिल्कुल हल्का कलर होता है, और जो टेक्सचर होता है वो सैंड की तरह होता है। जो सैंडी सोइल है हमारी, जो हमारी डेजर्ट में पाई जाती है सैंडी सॉइल, तो वैसा ही टेक्सचर खादर का पाया जाता है, क्योंकि ये नदियों के पास वाला क्षेत्र है। मोस्ट फर्टाइल सोयल बेल्ट आउट ऑफ ऑल, ये जितनी भी बेल्ट हैं उनमें से सबसे ज्यादा फर्टाइल है, सबसे ज्यादा
उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसकी उपजाऊ बेल्ट ये मानी जाती है। और खासकर जो गंगा नदी का क्षेत्र है या गंगा की सहायक नदियों का क्षेत्र है, वहां पर ये जो बेल्ट है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसको वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बेट्स कहा जाता है पंजाब में। तो जो हमारा खादर का क्षेत्र है पंजाब में, इसे वेटलैंड और बेट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट अलोंग द माइनर रिवर्स इन बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, ओवर हियर द खादर डिवीजन इज नोन एज धाया। तो ये रीजनल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर दे रहे हैं इसका। जो हमारा खादर का क्षेत्र है, पंजाब में इसको वेटलैंड बोल दिया, बेट बोल दिया। और पंजाब और हरियाणा के बीच की जो माइनर नदियां हैं, जो छोटी नदियां हैं, वो वाला क्षेत्र जो खादर का है उसको धाया के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, वर्तमान जो समय है उसमें ये 3 मीटर की ऊंचाई इसकी हो गई है। इट इज यंगर एलुवियम ऑफ द प्लेन्स। तो जो हमारा गंगा का मैदान है उसका ये पार्ट है खादर का। तो यहाँ पर लगातार जो बाढ़ का पानी है, वो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी या अवसाद लाकर हर साल जमा किया जाता है, इसीलिए ये यंगर एलुवियम इसको कहा जाता है। नवीन जलोढ़ का मैदान इसको कहा जाता है। इट इज रिन्यूड ईयर आफ्टर ईयर, हर साल दर साल ये दोबारा बनता जाता है। इट इज फाउंड नियर एंड इन द कोर्स ऑफ रिवर, तो नदी के पास ही पाया जाता है। इट इज फाइन वन, इट इज मोर फर्टाइल, जैसे इसमें दिखा रखा है ना एग्रीकल्चर करते हुए, तो फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि नदी के द्वारा जो अवसाद है, जो अवसाद या खनिज लेकर आ रही है पहाड़ों से, वो सारा का सारा यहाँ पर प्रति वर्ष हर साल जमा होता रहता है, इसलिए ये एक उपजाऊ मिट्टी का मैदान है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन्स, तो इसका महत्व क्या है? द इमेंस कंसंट्रेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन पाया जाता है। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन बहुत ही अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो जो रोजगार है या फिर जो अन्न का उत्पादन है वो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है और जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो इजीली मिल जाती है यहाँ पर। इनकॉर्पोरेट्स वास्ट पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पावर्स, तो जो पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर, ये जो हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया यहाँ पर पाई जाती है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, तो जो भारत की राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अगर हम बात करें तो ये रीजन क्या है? ये रिच रीजन है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली या जो कैपिटल है भारत की, उसके द्वारा ही होता है, तो वो भी नॉर्दर्न प्लेन का ही पार्ट है। सिविलाइजेशन एक हमारा पार्ट हो जाएगा सभ्यताएं। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो हमारी सिंधु गंगा नदी के किनारे पर ही उनका विकास हुआ है। और इसके साथ साथ में जो रामायण और महाभारत है वो भी इसी क्षेत्र से संबंधित है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया से संबंधित है। विटनेस द मेजर सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, जैसे लोथल है, हड़प्पन कल्चर है, मोहनजोदारो है, तो ये जितने भी कल्चर थे, सिविलाइजेशन थी, सभ्यताएं थी, वो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया से ही संबंधित है, क्योंकि सभी जितने भी सभ्यताएं हैं सभी का विकास नदी घाटियों पर ही हुआ है, नदियों के किनारे पर ही सभ्यताएं फली फूली हैं। कंप्राइजेज मैनी होली साइट्स ऑफ पिलग्रिमेज सच एज मथुरा, वृंदावन, अयोध्या। तो यहाँ पर अगर हम साइट्स की बात करें तो रिलीजियस दृष्टि से भी, दृष्टिकोण से भी ये जो हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो रिलीजियस साइट्स हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। विद ए पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 65 करोड़, दिस प्लेन्स कल्टिवेट अराउंड 60% ऑफ इंडियन फूड प्रोडक्शन। तो पॉपुलेशन भी 65 करोड़ के आसपास है। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये जो डिवीजन है भारत को, जो हमने फिजियोग्राफिकली डिवाइड किया था, उसमें सबसे पॉपुलेटेड रीजन ये है, और यही रीजन पूरे भारत का 60% फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करवाता है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस हो जाएगा। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। पॉपुलेशन की बात करें, कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली बहुत रिच है, ये बहुत पावरफुल रीजन है। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो इसी ग्रेट प्लेन का पार्ट है। और जो जितने भी सिविलाइजेशन है, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो उनका विकास यही ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया से ही हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी हमारे मेजर जो साइट्स हैं, लोथल
और बनावली है, वो सभी के सभी ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का ही पार्ट है। रिलीजियस दृष्टिकोण की हम बात करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इसका, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस साइट्स पाई जाती हैं, वो चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, चाहे ईसाई धर्म की हो, तो सभी की सभी साइट्स यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके साथ में पॉपुलेशन और फूड ग्रेन, जब हम एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्टाइल सोयल यहाँ पर पाई जाती है। ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो उपजाऊ मिट्टी के साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो भी अत्यधिक होता है। जैसे इसमें बताया गया कि 65 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन है और 60% पूरे भारत का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इसी रीजन से किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब आप पूछ सकते हो, कोई भी पॉइंट आपने पूछना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि खादर के अंदर आपने बताया कि नया अवसाद लेयर में जमा होता है, तो ये जो लेयर में जमा होता है वो एग्रीडेशन होता है या सेडिमेंटेशन होता है? एक्चुअली क्या होता है कि इसमें पहले सेडिमेंटेशन तो इसमें हर साल होता है, जैसे इसमें बताया ना कि हर साल नई नई मिट्टी जमा होती है, और हर साल नई मिट्टी जमा होने के कारण इसमें दिया भी गया था कि 3 मीटर की इसकी जो हाइट है वो अब वर्तमान में बन चुकी है। लेकिन जो बाढ़ का मैदान है या फिर हम बात करें मानसून के दौरान, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ रिवर है या रिवर की वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि लगातार अभी भी ये जो मैदान है इसमें हर साल नई जो अवसाद है वो नदियां जमा करते हुए जाती हैं। तो स्टार्टिंग में सेडिमेंटेशन तो हर साल हो रहा है, लेकिन सेडिमेंटेशन के साथ साथ में क्या हो रहा है, एग्रेडेशन भी हो रहा है। जैसे जो हमारा बांगर का रीजन था उसमें पूरी तरह से एग्रेडेशन हो गया है, जिसके कारण वो बिल्कुल नदी से हटकर वो रीजन बन गया है ऊंचाई के कारण। नेक्स्ट। ओके सर। ओके, और भी किसी का क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। सर मेरा क्लास से अलग एक क्वेश्चन और था। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर अब हमारी जैसे सुरेंद्र सर की क्लास है, उसके बाद में कोई और हमारे सब्जेक्ट की क्लास होगी क्या आज? वो आपको उसी में ही बता देंगे, जिसने भी आपकी क्लास ऑनलाइन क्लास लेनी होगी वो बता देंगे। बाकी नेक्स्ट टाइम से लगातार कंटिन्यूटी में क्लास अपने कॉलेज में ही लगेंगी। अब कॉलेज में ही क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वो चेकिंग वगैरह थी उसके कारण अभी 2-2 दिन की ही थी, मंडे ट्यूसडे की अभी। बाकी नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। कल भी मैं शायद एक लेक्चर लूंगा, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, तो वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा आगे, इसलिए जल्दी जल्दी हमें करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया। जो भारत का उत्तरी मैदान है वो सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है वो हिमालय से निकलने वाली 3 मुख्य नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों के द्वारा हुई है। उसमें सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो रीजन है वो इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि 3 मुख्य नदियों के द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। उसके साथ में इसका रीजनल डिवीजन हम करते हैं और फिजियोग्राफिक डिवीजन हम करते हैं। रीजनल डिवीजन जब हम करेंगे तो रीजन के अकॉर्डिंग राजस्थान का मैदान भी 2 पार्ट में डिवाइड है। जो पश्चिमी मैदान है वो लेस फर्टाइल है, सैंडी सोयल वहां पर पाई जाती है, जिसको मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। और जो वेस्टर्न और सदर्न प्लेन है वहां पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ज्यादा है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सैंडी सॉइल के साथ में, तो इरिगेशन के माध्यम से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहां पर किया जाता है। सेकंड जो हमारा था वो पंजाब का मैदान, जो पंजाब का जो मैदान है वो सतलुज, रावी और व्यास इन 3 नदियों के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हरियाणा का मैदान है। हरियाणा का मैदान भी कुछ पोर्शन जो नदी के
किनारे का है वो थोड़ा सा फर्टाइल है, और जो सदर्न प्लेन है या वेस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न हरियाणा प्लेन है, वो लेस फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि वो वहां पर सैंडी सॉइल पाई जाती है, या जो ट्रांसफरेबल सैंड वहां पर होती है, सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। उसके बाद हमने किया था गंगा का मैदान, जिसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश का मैदान था, जिसमें आगरा जो मंडल था उसको शामिल किया गया था। उसके बाद मध्य गंगा का मैदान, जो बिहार का जो मैदान था, बिहार या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर, पटना को छोड़ के। और जो लोअर गंगा का मैदान था, उसमें निम्न गंगा के मैदान में पटना और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल को शामिल किया गया था। उसमें ही डेल्टाई जो भाग है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, वो इसमें पाया जाता है। ये किया था। आज हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किया, जिसके अंतर्गत फिजियोग्राफिकली इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। मेजर 3 पार्ट थे। 3 पार्ट में हमने द भाबर का क्षेत्र किया। भाबर के क्षेत्र के साथ सेकंड हो जाएगा हमारा तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र। उसके बाद बांगर का क्षेत्र था। भाबर में क्या था, यहाँ पर ये जो हमारा शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, वहीं से ये जो रीजन है, ये क्षेत्र है, वो शुरू हो जाता है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पर पेबल्स की मात्रा, या फिर जो हमारे क्या बोलेंगे इसको, कंकड़ पत्थर है, उनकी मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं। और जो अंडरग्राउंड नदियां हुई हैं, या जो कंकड़ों और पत्थरों के नीचे जो नदियां बह रही हैं, पानी का मूवमेंट हो रहा है, संचलन हो रहा है, वो जाकर कहाँ निकलेगा, तराई क्षेत्र में निकलेगा। तो ये जो तराई क्षेत्र है, ये भाबर के दक्षिण में है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो बारिश है वो भी अत्यधिक पाई जाती है, खासकर ईस्टर्न पार्ट में। जो तराई का ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर ज्यादा बारिश पाई जाती है। और ये दलदली क्षेत्र था पहले। दलदली क्षेत्र होने के कारण क्या था कि यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती थी। अब ह्यूमन पॉपुलेशन के लगातार बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि यहाँ पर जो हमारी वेट स्वैम्पी और मार्सी जो सोयल थी, या जो रीजन था, वो कन्वर्ट कर दिया गया है एग्रीकल्चर लैंड में। क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो पूरा का पूरा जो रीजन है वो एग्रीकल्चर लैंड में, वहां पर कृषि की जाती है। खासकर जो हमारा चावल है, पैडी कल्टीवेशन वहां पर अत्यधिक मात्रा में की जाती है। और जनजाति भी वहां पर, जो थारू नाम की जनजाति है, वो रहती है, और वही चावल से संबंधित कृषि करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एलुवियल प्लेन था। एलुवियल प्लेन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बांगर और खादर में। बांगर क्या हो जाएगी, प्राचीन एलुवियल जो प्लेन है, प्राचीन जलोढ़ का जो मैदान है, जहां पर जो पानी है, बाढ़ का जो जल है, वो हर साल नहीं पहुंच पाता, ऊंचाई इसकी ज्यादा हो गई है, अलग से ये मैदान बन गया है, वो जो हमारा बांगर का हो जाएगा। और खादर में क्या होगा, इसे यंगर एलुवियम प्लेन कहा जाता है, बाढ़ का मैदान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हर साल प्रतिवर्ष जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पर लगातार जमा होता रहता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस की हमने इसमें बात की। सिग्निफिकेंस में पॉपुलेशन की बात करेंगे। पॉपुलेशन के 2 एस्पेक्ट हमने किए, रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन। तो दोनों में ही ये जो रीजन है ये रिच पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में रूरल पॉपुलेशन भी पाई जाती है और अर्बन पॉपुलेशन भी पाई जाती है, क्योंकि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो फूड ग्रेन के लिए पूरी तरह से रूरल पॉपुलेशन पर निर्भर करती है। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए फर्टाइल सोइल की जरूरत होती है, जो इस मैदान की मुख्य विशेषता है। और फर्टाइल सोइल के साथ साथ में यहाँ पर जो पानी है वो इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड पॉइंट हमने किया था पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक पावर। ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है हमारा गंगा के मैदान का, या फिर जो हमारा उत्तरी मैदान है, उत्तरी भारत का मैदान, तो ये इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली पावरफुल रीजन है। तीसरा पॉइंट हमने किया था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है या नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वो इसी मैदान का मुख्य भाग है। उसके बाद जो सिविलाइजेशन है आर्यवर्त की और रामायण महाभारत, ये इसी रीजन से, इसी क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद जो सभ्यताएं थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, वो इसी क्षेत्र से ही संबंधित है। अभी भी साइट्स यहाँ पर इसकी पाई जाती हैं। तो जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है, पनपी हैं, फली फूली हैं, वो सभी के सभी नदी घाटियों के किनारों पर ही उनका विकास हुआ है। होली साइट्स भी यहाँ पर पाई जाती है, या फिर रिलीजियस दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण मैदान है।
पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन एंड फूड ग्रेन्स, तो 65 करोड़ जो पॉपुलेशन है भारत की, ऑलमोस्ट ये लगा लो कि हाफ पॉपुलेशन पूरे भारत की वो इसी मैदान से संबंधित है। और जो पूरे भारत का 60% फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ये करती है।